अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 2024 में जो होने वाला है वो देने वाले हैं तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो विजन आईएएस की जो पीटी 365 है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे प्रीलिम्स के लिए। साथ ही इसमें करंट अफेयर के साथ साथ आपको पता होगा कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी मिल जाते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये हमारी पीटी 365 पॉलिटी है, इसका हम लेक्चर 1 ले चुके हैं, ये लेक्चर 2 है हमारा। अगर आपने उसको ना देखा हो उसका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, साथ ही आप चैनल पे विजिट करके भी इसको देख सकते हैं। तो ये पार्ट 2 है, इसमें हम क्या कवर कर रहे हैं आज, इशू रिलेटेड टू जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्ट 1 इसका वो कंप्लीट हो जाएगा आज के इस लेक्चर में, ठीक है। और भी बहुत से इनिशिएटिव चल रहे हैं हमारे चैनल पर, विजिट करके देख सकते हैं। टारगेट प्रीलिम्स बैच चल रहा है यूपीएससी के लिए, उसमें और बहुत सारे लेक्चर बैक टू बैक अपलोड होंगे, उनको भी देख सकते हैं आप, उनका भी फ़ायदा आपको एग्जाम में होगा, ठीक है। तो बाकी अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरी आती है तैयारी से रिलेटेड तो आप हमसे यहाँ पे आके पूछ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, और आप कोई डाउट क्वेरी के लिए मेरा इंस्टाग्राम का आईडी दे रखा है, वहाँ पे आप जाके कोई डाउट एंड क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें देखेंगे क्या, पर्सनैलिटी राइट या व्यक्तित्व अधिकार जो हमारे हैं, ठीक है। साथ ही हेड स्पीच देखेंगे, और एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो इस समय न्यूज़ में रहा है उसको भी अच्छे से कवर करेंगे, और जो अन्य न्यूज़ रही हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी उसको आज अच्छे से हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 जैसा मैंने बताया ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर हमारा। तो बढ़ते हैं हम आज के नेक्स्ट लेक्चर पे, इसमें देखेंगे हम इसका पहला लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया। तो आज हम जो टॉपिक देखेंगे उनमें देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पर्सनैलिटी राइट या व्यक्तित्व अधिकार, उसके बाद हेड स्पीच, उपासना स्थल अधिनियम 1991, इन चारों को कवर करेंगे, और जो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं इन सबको कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। व्यक्तित्व अधिकार, तो आज जो हमारा ये होगा पहला सेक्शन जो इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन है वो कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं व्यक्तित्व अधिकार से या पर्सनैलिटी राइट से। ध्यान रखिए क्या पर्सनैलिटी राइट लिखा है, पर्सनल राइट नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया, बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता है उनके व्यक्तित्व अधिकारों को किसी तीसरे पक्ष के द्वारा दुरुपयोग किए जाने से संरक्षण प्रदान की, तो इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। अब इसका मतलब क्या होता है व्यक्तित्व अधिकार का, तो इससे मतलब ये होता है कि पहली बात तो इसका कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, ध्यान में रखिएगा, इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया किसी भी कानून में, अच्छे से इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। इसका दो तरह से इसका लिया जाता है, इसका तात्पर्य कि ये निजता के अधिकार या संपत्ति के अधिकार के तहत उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने का अधिकार होता है। तो व्यक्तित्व का अधिकार आपसे पूछे तात्पर्य क्या है, तो किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार या संपत्ति के अधिकार के तहत उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने के अधिकार से संबंध है इसका। और व्यक्तित्व अधिकार में क्या क्या आता है, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, आवाज़ हो गई, हस्ताक्षर हो गए, छवि हो गई, या जनता द्वारा आसानी से पहचानी जाने वाली कोई अन्य विशेषता है को व्यक्त करते हैं तो उसे क्या करते हैं, व्यक्तित्व अधिकार कहते हैं, जो किसी सेलिब्रिटी आदि के व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकता है। तो ये क्या पहली चीज़, कहीं भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है। न्यूज़ में इसलिए आया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया, बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों को किसी थर्ड पार्टी द्वारा दुरुपयोग किए जाने से संरक्षण प्रदान किया गया। इससे तात्पर्य क्या है, तो निजता का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार के तहत उस व्यक्तित्व के उसके व्यक्तित्व की रक्षा की जाती है किसी व्यक्तित्व की, तो उसी को व्यक्तित्व अधिकार कहते हैं। व्यक्तित्व अधिकार में नाम, आवाज़, हस्ताक्षर, छवि और जनता द्वारा आसानी से पहचानी जाने वाली कुछ भी विशेषता हो सकती है जो किसी सेलिब्रिटी आदि के व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकता है। वही देखते हैं भारत में व्यक्तित्व का अधिकार, ये हमने बता दिया, कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, हालांकि निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार में इसके तत्व विद्यमान है। तो अगर आपसे पूछे भारत में व्यक्तित्व के अधिकार को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है तो ये करेक्ट होगा। साथ ही इसमें क्या, निजता के अधिकार जो राइट टू प्राइवेसी है हमारा, ठीक है, और जो संपत्ति का अधिकार है उसमें इसके तत्व विद्यमान मिलते हैं, मतलब इन दोनों के अंतर्गत इसके तत्व जो है, जो इसका क्रक्स है वो विद्यमान मिलते हैं, ठीक है। इन दोनों के आधार पर भारत में व्यक्तित्व के अधिकार दिए गए। भारत में व्यक्तित्व के अधिकार जो है उसमें क्या है, 2 प्रकार के अधिकार शामिल है। तो देख लेते हैं कौन कौन से 2 प्रकार के अधिकार शामिल है। पहला है पब्लिसिटी का अधिकार, तो राइट टू पब्लिसिटी का अधिकार भारत में व्यक्तित्व के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें देख लेते हैं क्या होता है पब्लिसिटी में, राइट टू पब्लिसिटी में, या पब्लिसिटी का अधिकार जो होता है, या किसी व्यक्ति की छवि एवं अन्य विशेषताओं को बिना उसकी अनुमति, पहली चीज ध्यान रखिएगा, बिना किसी की अनुमति के अगर किसी व्यक्ति की छवि या उसकी अन्य विशेषताओं को संविधानात्मक, ध्यान रखिएगा, मुआवजे या कॉन्ट्रेक्चुअल जो होता है संविदात्मक मुआवजे के व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने के अधिकार से संबंधित है। तो राइट टू पब्लिसिटी क्या है, किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी छवि या अन्य विशेषताओं को कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग अगर कोई करता है तो इसमें
उसको राइट टू पब्लिसिटी के अंतर्गत संरक्षण प्रदान है। और इसमें क्या क्या आता है, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत जैसे कानूनों द्वारा ये शासित होता है। क्या, पब्लिसिटी, राइट टू पब्लिसिटी एक्ट। ध्यान रखिएगा, राइट टू पब्लिसिटी एक्ट किसके तहत शासित होता है, तो दो ट्रेडमार्क अधिनियम है और कॉपीराइट अधिनियम है, इसके तहत राइट टू पब्लिसिटी एक्ट कंट्रोल होता है। और इसमें क्या होता है, तो हम बता दिए, शुरुआत में देख लिया आपने, किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी छवि और विशेषताओं को किसी कॉन्टेक्चुअल बेस पर व्यावसायिक दुरुपयोग से बचाने के लिए दिया गया पब्लिसिटी का अधिकार। और राइट टू प्राइवेसी का अधिकार, इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का अधिकार शामिल है। अगर किसी व्यक्तित्व को बिना उसकी अनुमति के क्या किया जाए, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए, तो उसको किस आधार पर संरक्षण प्रदान है, राइट टू प्राइवेसी के आधार पर। निजता का अधिकार जो है वो मोटे तौर पर किसमें, संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछता है डायरेक्ट, निजता का अधिकार जो है कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 21 ध्यान रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद जो 21 है, व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन वाला अनुच्छेद 21, तो इसी के अंतर्गत निजता का अधिकार भी शामिल है। और एक केस हुआ था न्यायमूर्ति केस पुट्टास्वामी मामले 2018 में हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के तहत ये शासित होता है, कौन सा, राइट टू प्राइवेसी। तो ध्यान रखिएगा, राइट टू प्राइवेसी कैसे शासित होता है, पहली बात अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसको संरक्षण प्रदान है, और साथ ही न्यायमूर्ति केस पुट्टास्वामी मामले में 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले द्वारा ये शासित होता है, राइट टू प्राइवेसी। कुछ लोगों को मरने के उपरांत भी व्यक्तित्व के अधिकार का संरक्षण प्रदान होता है, तो देख लेते हैं मरणों उपरांत व्यक्तित्व अधिकार। तो प्रतीक और नाम अधिनियम 1950 का है, इसके तहत क्या होता है कि नामों और प्रतीकों के अगर किसी की अथॉरिटी के बिना उसका उपयोग करते हैं, अनाधिकृत उपयोग होता है नाम और प्रतीकों का किसी व्यक्ति की, तो उसके तहत इसको संरक्षण प्रदान है, कौन से अधिनियम के तहत, तो प्रतीक और नाम अधिनियम 1950 के तहत। और आईपीसी में भी सेक्शन दे रखा है, क्या, भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का मुकदमा चलाया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति किसी मृतक या उसके परिवार के प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है, ठीक है, और अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है, तो भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि के मुकदमे दायर किया जा सकता है उस व्यक्ति पर। तो ये मरने के उपरांत दो तरह से संरक्षण प्रदान है व्यक्तित्व अधिकारों को, प्रतीक और नाम अधिनियम 1950 के तहत और आईपीसी के तहत, जिसमें आईपीसी में मानहानि का मुकदमा, और जो प्रतीक और नाम अधिनियम 1950 है उसमें किसी व्यक्ति को अनऑथराइज तरीके से क्या करा जाए, उसके उपयोग कर लिया जाए, तो इसमें संरक्षण प्रदान किया जाता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है जिसके तहत व्यक्तित्व के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, कोई स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय संधि नहीं है, किसके लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय संधि नहीं, किसके लिए, व्यक्तित्व अधिकारों के लिए, ठीक। हालांकि पब्लिसिटी संबंधी कुछ अधिकार क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो पब्लिसिटी संबंधी कुछ अधिकार है, ये 3 तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से अभिसमयों से प्राप्त किए जा सकते हैं। पहला अभिसमय हमारा रोम अभिसमय 1961 में हुआ था। यह क्या करता है, कलाकारों के अधिकारों, फोनोग्राम प्रोड्यूसर के अधिकार और प्रसारण अधिकारों की रक्षा करता है। दूसरा है ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू में जो 1994 में हुआ था। यह भी समझौता क्या करता है, फोनोग्राम प्रोड्यूसर और लाइव प्रदर्शन करने वाले अधिकारों के प्रसारण की अधिकारों की रक्षा करता है। और ये वीपो है, ये भी क्या करता है, डिजिटल परिवेश में कलाकारों और फोनोग्राम प्रोड्यूसर के अधिकारों की रक्षा करता है। तो इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा। अगर प्लेन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, पहली चीज ध्यान रखिएगा ये कहीं डिफाइन नहीं है। दूसरा, ये संपत्ति के अधिकार और निजता के अधिकार के अंतर्गत इसमें इसके तत्व विद्यमान है। और राइट टू प्राइवेसी जो है वो किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, ठीक है। इतनी चीज सिर्फ ध्यान रखने की जरूरत है आपको। बाकी ये अभिसमय दे रखे हैं या ये पूछे नहीं जाएंगे इसको, लेकिन तभी पढ़ लीजिएगा। अगर कोई राइट टू पर्सनल राइट से कोई क्वेश्चन बन के आता है मेंस में, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे। बाकी रोम अभिसमय ध्यान रख सकते हैं, वीपो ध्यान रख सकते हैं, ट्रिप्स ध्यान रखें, जो किस लिए, पब्लिसिटी संबंधी कुछ अधिकार दिए गए, तो उसी के संबंध में ये अभिसमय हुए थे, ठीक। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। कुछ व्यक्तित्व अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, तो संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। 21, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और 300 कौन सा, 300A संपत्ति का अधिकार जो था 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको हटा दिया गया था मूल अधिकार से, ठीक है। यह अनुच्छेद क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के प्राधिकार के अलावा वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये कानूनी अधिकार बन गया था, ठीक। पहले क्या था, फंडामेंटल राइट्स था, ठीक है। इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। किस में था, 31 में था, आर्टिकल 31 में। इतनी चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। कुछ न्यायिक निर्णय हुए व्यक्तित्व अधिकारों से संबंधित,
तो देख लेते हैं। पहला केस जो है दीपा जय कुमार बनाम AL विजयवाद 2019 में जो हुआ था। इसमें मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय क्या दिया था कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसके व्यक्तित्व अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व अधिकार उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में नहीं मिल सकते हैं। तो क्या बोला था दीपा जय कुमार बनाम AL विजयवाद में? मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके साथ ही उसके जो व्यक्तित्व अधिकार हैं वो खत्म हो जाते हैं, ना कि उसके जो वंशज हैं, मतलब मान लीजिए उसके बेटे या कुछ भी हैं तो उनको ये अधिकार नहीं स्थानांतरित होते हैं। तो यही उन्होंने बोला था, ठीक है, ये विरासत में नहीं मिलते हैं। दूसरा केस हुआ साक्षी मलिक बनाम वेंकटेश्वर क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य वाद 2021 में जो हुआ। इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी अन्य व्यक्ति की छवि और विशेष रूप से उसकी निजी छवि का उसकी सहमति के बिना उपयोग करना गैर कानूनी है। तो क्या बोला इस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कि किसी अन्य व्यक्ति की छवि और विशेष रूप से उसकी निजी छवि उसकी सहमति के बिना अगर कोई उपयोग करता है तो क्या होगा? गैर कानूनी होगा। तो ये चीज़ बताया इनमें। नेक्स्ट है, तो इसमें हम जितनी चीज़ें ध्यान रख ली हम लोग ने, क्या क्या ध्यान रखने वाला था सब बता दिया। इसको एक बार और लेक्चर देखिएगा, अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी और याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा? हेट स्पीच। तो हेट स्पीच, पहली बात, ना पर्सनैलिटी राइट या व्यक्तित्व अधिकार परिभाषित है और ना ही किसी भी कानून के अंतर्गत हेट स्पीच को परिभाषित किया गया है सही से, ठीक है। इसे आमतौर पर क्या लिया जाता है कि व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ घृणा बढ़ाने का वाला वक्तव्य होता है। आमतौर पर हेट स्पीच इसी को माना जाता है। तो क्या कहीं परिभाषित नहीं है। हेट स्पीच आमतौर पर क्या व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ घृणा बढ़ाने वाला वक्तव्य होता है, इसी के आधार पर हेट स्पीच कहा जाता है इसको। हेट स्पीच को अभिव्यक्त करने के बहुत से रूप हैं, तो बहुत से रूपों में हेट स्पीच को अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो अभिव्यक्ति के तरीके हैं, चित्र बनाकर अभिव्यक्त किया जा सकता है हेट स्पीच को, कार्टून, आजकल जो मीम्स चलते हैं उसके माध्यम से हेट स्पीच को बढ़ाया जा सकता है, हाव भाव और प्रतीक चिन्ह शामिल है, या ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से प्रसारित किया जा सकता है हेट स्पीच को। तो यही बता रहे हैं। पहली चीज़, परिभाषित कहीं नहीं है। दूसरी बात, ये क्या है, इसको विभिन्न रूपों से अभिव्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, और यह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से प्रसारित किया जा सकता है हेट स्पीच को। भारत में कुछ नियंत्रित, देखिए कहीं पे इसको परिभाषित तो किया गया नहीं किसी कानून में, तो कई कानूनों के तहत इसको क्या किया जाता है, फिर कंट्रोल किया जाता है। तो किसी अगर एक कानून में इसका मेंशन होता है तो उसको पढ़ते हैं, लेकिन इसको बहुत सारे कानूनों के माध्यम से इसको नियंत्रित किया जाता है। तो उसको देख लेते हैं। कुछ संवैधानिक प्रावधान है जिसके माध्यम से क्या हेट स्पीच को नियंत्रित किया जाता है। जैसे अनुच्छेद 19(2) है हमारा, वो क्या बताता है कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, पहली बात 19 में सभी नागरिकों को। लेकिन क्या बताता है कि लोक व्यवस्था और सदाचार नैतिकता के संरक्षण हेतु इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उन्हें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है युक्तियुक्त, किस आधार पर? लोक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता के आधार पर निर्बंधन या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इतनी चीजें इसमें ध्यान में रखिएगा। ये हो गया संवैधानिक प्रावधान। भारतीय न्याय संहिता जो बनी है अभी 2023 में, उसमें कहाँ पे इसका प्रावधान किया गया है स्पीच का? तो उसकी धारा 196(1) है। उसमें धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर अगर विविध समूहों के बीच शत्रुता बढ़ावा देने के लिए दंडित करता है ये, ठीक है। अगर धारा 196(1) में क्या लिखा हुआ है, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर जो विविध समूह हैं उनके बीच अगर शत्रुता को कोई बढ़ावा देता है तो उसके लिए दंडित किया जाता है इस धारा के अनुसार। एक इसमें है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा में। और इसकी धारा 299 क्या बताती है भारतीय न्याय संहिता की? वो यह भी बताती है कि किसी भी वर्ग के धार्मिक या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए या जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए दंड को परिभाषित करता है। 353(1) और 2 में क्या है? विभिन्न वर्गों के बीच लोक हानि, शत्रुता, घृणा, दुर्भावना पैदा करने वाले किसी भी कथन, अफवाह या रिपोर्ट के प्रकाशन के प्रसार के कार्य को दंडित करती है ये। तो ये किसमें है? इसे भारतीय न्याय संहिता में है, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता जो 2023 की है उसमें ये धाराएं दे रखी हैं जो हेट स्पीच को कंट्रोल करती हैं, ठीक। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 है वो नेताओं के लिए कुछ हेट स्पीच ना फैलाएं इसलिए उनको कंट्रोल करता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी धाराएं जो इनको कंट्रोल करती हैं। इस अधिनियम की धारा 8 है जो क्या करती है? ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करती है जो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग क्या करे? गलत उपयोग करे, ठीक। तो धारा 8 जो है इसकी कौन सी? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 जो है वो क्या बोलती है कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाएगा जो क्या कर सकता है? वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत उपयोग करे। वहीं इसकी धारा 123
3A और धारा 125 में क्या बताया गया है कि निर्वाचन के संबंध में बताया गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने वाली गतिविधियों को एक भ्रष्ट चुनावी आचरण मानती है या और साथ ही इन गतिविधियों को प्रतिबंधित भी करती है। सिविल प्रोटेक्शन राइट 1955 में क्या संरक्षण दिया गया हेट स्पीच को? तो धारा 7 बताती है सिविल प्रोटेक्शन राइट या नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 7 बोलती है क्या कि तहत क्या किया गया है कि कहे गए या लिखे गए शब्दों के माध्यम से, क्या अगर कोई व्यक्ति कुछ कहता है या लिख के कुछ देता है शब्दों के माध्यम से या संकेत या तस्वीरों द्वारा या अन्यथा स्पष्टता को उकसाने और उसे बढ़ावा देने के विरुद्ध दंड का प्रावधान करता है। कौन सा? सिविल प्रोटेक्शन राइट जो 1955 का है वो इसलिए। नेक्स्ट है धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988। यह भी प्रोटेक्शन देता है किससे? इसकी धारा 3G है जो धार्मिक संस्थानों या उनके प्रबंधकों को विविध धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य या नफरत को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक परिसरों का उपयोग करने से रोकती है। ठीक है, तो इतनी ये क्या दे रखे हैं, विविध कानून है, विभिन्न प्रकार के कानून है भारत में जो क्या हेट स्पीच को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर हेट स्पीच होती है इन आधार पर तो क्या किया जा सकता है, उस पर दंडित किया जा सकता है। कुछ निर्णय देख लेते हैं, न्यायिक निर्णय हुए हेट स्पीच से संबंधित। तो न्यायिक निर्णय क्या है हेट स्पीच से संबंधित? एक केस हुआ प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघवाद 2014 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि हेट स्पीच के नकारात्मक प्रभावों पर संज्ञान लेते हुए मामले की गहन जांच के लिए इसे विधि आयोग को सौंप दिया गया था। तो इसे विधि आयोग को सौंपा गया था इसके नकारात्मक प्रभावों की गहन जांच के लिए, इंटेंस जांच के लिए क्या किया गया, इसको एक विधि आयोग को सौंप दिया गया। दूसरा केस होता है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघवाद। इसने क्या बताया, अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध केवल तभी लगाया जा सकता है जब क्या हो, हिंसा या सार्वजनिक अवस्था का कारण बनता है। मतलब श्रेया सिंघल बनाम भारत संघवाद में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अनुच्छेद 19(2) पर प्रतिबंध तभी लगाया जा सकता है जब जो वाक्य और अभिव्यक्ति का ऐसा उपयोग किया जाए जिससे क्या हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था हो सकती है, तभी इस पे क्या लगाया जा सकता है, उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एक केस और होता है अमीश देवगन बनाम भारत संघवाद 2020 में। इसमें क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट कि फ्री स्पीच और हेट स्पीच के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने साथ ही ये भी बताया कि फ्री स्पीच की प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने और घृणा और सांप्रदायिक असमंजस्य के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। तो ये केस आप देख सकते हैं। अगर युक्ति प्रतिबंध की बात करें तो इस केस का भी मेंशन कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छे से। तो ये 3 केस दे रखे हैं, इनको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। PDF आप लोग को मिल ही चुकी होगी, वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं विजन IAS की। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं उपासना स्थल 1991, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसमें देखते क्या है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह उपासना स्थल अधिनियम के तहत विवादित धार्मिक स्थलों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने से हाईकोर्ट को नहीं रोक सकता है, तो इसलिए न्यूज में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर कोई हाईकोर्ट उपासना स्थल अधिनियम के तहत किसी सुनवाई चल रही है तो उनको नहीं रोक सकता, वहां पे सुनवाई जारी रहेगी, तो इसलिए न्यूज में आ गया। देख लेते हैं उपासना स्थल अधिनियम 1991 में क्या है। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है हमारा, उसमें क्या बताया गया, यह अधिनियम पहली चीज यह घोषित करता है क्या कि उपासना स्थल का धार्मिक चरित्र, किसी भी उपासना स्थल का धार्मिक चरित्र मतलब किसी हिंदू का टेम्पल है तो हिंदू ही रहेगा, और अगर वो चरित्र मतलब 15 अगस्त 1947 में जो था, अगर हिंदू टेम्पल है तो हिंदू रहेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम ही मस्जिद रहेगी, तो उस हिसाब से धार्मिक चरित्र उसका वही रहेगा किसी भी उपासना स्थल का। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, आगे देखेंगे हम चल के। तो 15 अगस्त को 1947 को जो था वही रहेगा किसी भी उपासना स्थल या धार्मिक उपासना स्थल का धार्मिक चरित्र। वहीं दूसरा इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को किसी अलग संप्रदाय या उसके किसी दूसरे वर्ग में परिवर्तित नहीं किया गया। मतलब मान लीजिए हिंदू टेम्पल को या मस्जिद को टेम्पल में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। क्या बोल रखा है, या यही लिखा है इसमें, कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को किसी अलग संप्रदाय या उसे किसी दूसरे वर्ग में परिवर्तित नहीं करेगा। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है इसमें, तो पहला ये देख लिया हमने, दूसरा ये हो गया। तीसरे में क्या दे रखा है, यह अधिनियम राज्य पर प्रत्येक उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने जैसे सकारात्मक दायित्व भी डालता है। तो यह राज्य पर एक सकारात्मक दायित्व डालता है, किस प्रकार का, कि वह क्या करे कि वह प्रत्येक उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखे जैसा कि वह स्वतंत्रता के समय था। ठीक। और चौथा पॉइंट यहाँ पे ये दे रखा है कि यह घोषणा करता है कि उपासना स्थल के स्वरूप को परिवर्तित करने के संबंध में सभी मुकदमे, अपील या कोई अन्य कार्रवाई जो 15 अगस्त 1947 को किसी भी अदालत या प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, कानून लागू होते ही समाप्त हो जाएगी।
ठीक है। तो इतनी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, इसको फिर से पढ़ लीजिएगा एक बार प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। इसमें कुछ अपवाद देख लेते हैं। तो इसमें कुछ अपवाद दिए गए हैं। पहला अपवाद तो यही है, अयोध्या केस जो चल रहा था राम जन्मभूमि वाला, मंदिर भी बन चुका है, तो उसमें इसको छूट दी गई थी अयोध्या वाले विवादित स्थल को। साथ ही इसमें इसके अलावा यह अधिनियम और चीज़ों को छूट देता है कि अपवाद के स्वरूप कि प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले जो स्मारक हैं और पुरातत्व स्थल हैं उन पर यह लागू नहीं होता है। कौन सा? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ठीक है, तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। साथ ही कोई भी विवाद जिसका अंतिम रूप से निपटारा या निस्तारण हो गया उस पर भी ये लागू नहीं होगा। वे भी मामले इस पर शामिल नहीं होंगे जो पहले से ही निपट चुके हैं, सुलझ गए हैं। और क्या, ऐसे किसी स्थल को कोई रूपांतरण जिसे पूर्व रजामंदी से किया गया हो या अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा। अगर कोई दो लोग की रजामंदी से क्या हो गया कि उसका रूपांतरण कर दिया गया हो, ठीक है, तो वो भी इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये दो लोग मान लीजिए रजामंदी करके इसको रूपांतरण कर देते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसको क्या, वो इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। साथ ही 3 साल की इसमें कैद है। कौन सी? धारा 6 के तहत। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 6 जो है वो क्या करती है, जुर्माना। धारा 6 के तहत इसके प्रावधानों का अगर उल्लंघन होता है इन प्रावधानों का, तो अधिकतम 3 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है इसमें। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारे 3 टॉपिक इसमें खत्म हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे रखी है तो उनको देख लेते हैं। क्या है? पहला, संविधान की 8वीं अनुसूची। तो 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पता ही होगा, भाषा से संबंधित है पहली चीज। ठीक है, मोटी मोटी चीजें ध्यान रखिएगा। 22 भाषाएं हैं इसमें शामिल है, भाषा से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या हुआ, उड़ीसा मंत्रिमंडल ने कोई भाषा, कौन सी भाषा? कोई भाषा, ध्यान रखिएगा, कोई। तो कोई भाषा को इसमें शामिल करने के लिए बोला गया, तभी ये न्यूज में है। ठीक है, और किसने? उड़ीसा मंत्रिमंडल ने। तो ये भी आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई भाषा का संबंध कहाँ से है, तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा से है। ठीक है, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची उसमें देश की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया जाता है। 22 भाषाएं ये हमने देख लिया। मूल संविधान जो था उसमें केवल कितनी? 14 भाषाएं थी। ध्यान रखिएगा, मूल संविधान जो हमारा था उसमें केवल 14 भाषाएं थी। बाद में क्या होता है, 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी जाती है, 15 हो जाती है। फिर 92 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी जाती है। ठीक है, तो ये 18 हो जाती हैं। और बाद में 4 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं। कब? 2003 में। ठीक है, तो संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो जोड़ी जाती है। तो टोटल कितनी हो जाती है? 22 भाषाएं हो जाती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सिंधी जोड़ी जाती है, फिर उसके बाद कोंकणी, मणिपुर, नेपाली 1992 में, और 2003 में संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अगर कोई भाषा जुड़ जाएगी तो 23 भाषाएं हो जाएंगी। ठीक है, और कोई भाषा का संबंध कहाँ से? तो उड़ीसा से संबंध रखती है। देखते हैं कि अगर किसी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल कर दिया जाता है तो उससे लाभ क्या होता है। पहला लाभ ये होता है कि भाषा के विकास के लिए सरकार के सहयोग प्राप्त होता है। इसको अगर किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उससे क्या होता है? सहयोग प्राप्त होता है। तो कीवर्ड पकड़िएगा, सरकार का सहयोग प्राप्त होता है विकास के लिए उसके। दूसरा क्या है, साहित्य अकादमी से मान्यता मिल जाती है इसको। साथ ही इस भाषा की पुस्तकों का व्यापक स्तर पर अनुवाद भी किया जाता है। ठीक है, और राज्य विधानसभा और संसद में बहस के दौरान इस भाषा का उपयोग किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ बन सकता है आपका कि जो विधानसभा या संसद है उसमें केवल हिंदी और या अंग्रेजी में ही क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है? नहीं, तो यहाँ पे जितनी भी संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं उनका उपयोग किया जा सकता है। किसमें? तो संसद में और विधानसभा में बहस के माध्यम से। अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका उपयोग किया जा सकता है। और साथ ही आरबीआई द्वारा जो भारतीय नोट है उन पर अंकित भाषाओं में इसे भी शामिल कर लिया जाएगा। तो इतना महत्व तो बढ़ जाता है इसका, ये लाभ प्राप्त हो जाते हैं अगर कोई भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल कर ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, 9वीं अनुसूची देखते हैं। तो 9वीं अनुसूची पता होगा कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था 1951 में। इसके साथ ही 9वीं अनुसूची के साथ ही एक आर्टिकल ऐड हुआ था, कौन सा? 31B। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 9वीं अनुसूची के साथ एक अनुच्छेद जुड़ता है 31B। और 9वीं अनुसूची में क्या है कि 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर मान लीजिए कोई कानून बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, और उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो उसमें चुनौती नहीं दी जा सकती कोर्ट में उसको। ठीक है, बशर्ते क्या हो कि ये इस चुनौती सामान्य परिस्थितियों में तो नहीं दी जा सकती, ध्यान में रखिएगा, सामान्य परिस्थितियों में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर इससे मूल ढांचे का उल्लंघन हो रहा हो संविधान के, ठीक, और साथ ही क्या, और साथ ही अनुच्छेद 19, 14 और 21 का उल्लंघन हो रहा हो इससे,
अगर कोई कानून बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट 9वीं अनुसूची में डाल देती है, तो सामान्य परिस्थितियों में उस पर क्या जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन अगर उससे मूल ढांचे का उल्लंघन हो रहा है उस कानून बनाने से, और साथ ही अनुच्छेद 19, 14 या 21 का उल्लंघन हो रहा है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और कौन से, जो केस 24 अप्रैल 1973 के बाद ऐड किए जाएंगे इस पे, ठीक है। जो भी कानून 24 अप्रैल 1973 के बाद से ऐड किए जाएंगे 9वीं अनुसूची में, उनका इन आधार पर क्या जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, अनुच्छेद 14, 19, 21 के आधार पर और मूल ढांचे के आधार पर, अगर उनका उल्लंघन हो रहा है किसी कानून द्वारा। तो इतनी चीज इस पर क्रक्स ध्यान में रखिएगा, यही चीज में दे रखी है। और ऐसा कब बताया था, IR कोहिलो जो केस हुआ था तमिलनाडु राज्य का 2007 में, उसमें फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। बाकी आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, राइट टू साइलेंस, चुप रहने का अधिकार। राइट टू साइलेंस या चुप रहने का अधिकार, सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है, पहली चीज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। साथ ही चुप रहने का अधिकार जो है, इसको ध्यान रखिएगा, किसमें आता है, आर्टिकल 20(3) में, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है, तो फंडामेंटल राइट का पार्ट है आर्टिकल 20(3), उसी के अंतर्गत चुप रहने का अधिकार आता है। इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चुप रहने का अधिकार आपसे पूछ ले कौन से अनुच्छेद के तहत वर्णित है, अनुच्छेद 20(3) में निहित है। और ये संरक्षण केवल कौन से क्रिमिनल केस में है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सिर्फ क्रिमिनल केस में ये संरक्षण प्रदान किया गया है राइट टू साइलेंस का, ठीक है। तो यही चीज में दे रखी है, चुप रहने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने बताया 20(3) में निहित है, आपराधिक कार्रवाई तक सीमित है। जिस व्यक्ति से सीमा शुल्क अधिनियम या जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है उसके तहत पूछताछ की जाती है, तो उसे यह अधिकार उपलब्ध नहीं है, क्योंकि व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त नहीं होता है और या वकील रखने का भी हकदार नहीं है इन केसेस में। तो इस हिसाब से इन केसेस में इसको ये संरक्षण नहीं प्रदान किया गया। साथ ही एक केस हुआ था नंदिनी सतपथी बनाम PL दानी मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर करना 20(3) का उल्लंघन होता है। तो अगर कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, ठीक है, उसके बाद वो थाने में आपसे पूछताछ करती है, तो वहाँ पे चाहे आप कुछ बोले ना बोले, वो आपसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती है। अगर ऐसी जबरदस्ती की जाती है पुलिस स्टेशन के भीतर, तो क्या होगा, ये 20(3) का उल्लंघन होगा, ठीक है। और 20(3) का उल्लंघन आपके फंडामेंटल राइट में आता है, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाके रिट डाल सकते हैं। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रख सकते हैं आप। आगे देख लेते हैं क्या, तो इसमें ध्यान क्या रखना, पहली चीज राइट टू साइलेंस में 20(3) फंडामेंटल राइट्स, क्रिमिनल केस में ही सिर्फ ये दिया गया है, ठीक है, आपराधिक कार्रवाई तक ही सीमित है। और नंदिनी सतपथी केस ध्यान रख लीजिएगा, जिसमें पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी सवाल का जवाब देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। इतनी चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण। तो निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या किया, हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 था उसको रद्द किया। और इसके अंतर्गत क्या बताया गया था, जो यह अधिनियम था, जो हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 था उसको रद्द किस लिए किया, इसमें यह बताया गया था जो भी निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो 30,000 रुपये से कम मासिक वेतन वाली नौकरियां हैं, उसमें 75% जो हरियाणा के लोगों को स्थानीय रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो इसमें क्या था, ये जो केस था उसमें इसको रद्द किया गया हाई कोर्ट ने। और इसमें क्या था, अधिनियम में यह था कि 30,000 से कम की नौकरियां, 30,000 वेतन से कम की जो नौकरियां हैं, उसमें क्या किया जाए, हरियाणा के लोगों को 75%, हरियाणा के लोगों को 75% रिजर्वेशन दिया जाए। और कौन से क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में, ठीक है। तो निजी क्षेत्र में इन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए, जिनकी सैलरी 30,000 रुपये से कम है, उन क्षेत्र में 75% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। लेकिन यह हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया और इसे असंवैधानिक घोषित किया हाईकोर्ट ने, बताया कि भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकार जो दिए गए लोगों को, उसका उल्लंघन करता है यह। साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी बोला कि यह संवैधानिक नैतिकता का भी उल्लंघन करता है। संवैधानिक नैतिकता क्या होती है, इससे तात्पर्य क्या है, संविधान के मौलिक सिद्धांतों का पालन करना। तो संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत या मौलिक सिद्धांत है, अगर उनका पालन करोगे तो संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन नहीं होगा। अगर इनका पालन नहीं करोगे तो क्या होगा, संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन होता है। इससे तो ये कोर्ट बोल रहा है। साथ ही क्या बता रहा है, न्यायालय ने यह भी कहा कि एक राज्य इस तथ्य के आधार पर बाहरी व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता कि वह उस राज्य से संबंधित नहीं है या नकारात्मक भेदभाव है। तो हमारा संविधान सकारात्मक भेदभाव, अफर्मेटिव एक्शन को तो प्रोत्साहित करता है, लेकिन नकारात्मक भेदभाव को हतोत्साहित करता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश में भी इस तरह के कुछ कानून बनाए गए थे पूर्व में, तो ये सब दिया है नहीं नीचे 2019 में। नेक्स्ट है अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्यवाही।
सकारात्मक भेदभाव भी इसको कहते हैं, कार्रवाई भी कहते हैं, सकारात्मक पक्षपात भी कहते हैं। तो क्या देकर रखा है इसमें, अमेरिका में कुछ विशेष पहचान वाले व्यक्तियों के खिलाफ पक्षपात के ऐतिहासिक प्रतिरूप से निपटने के लिए इसका उपयोग में लाया गया था, अफर्मेटिव एक्शन को। इसके तहत अमेरिका के कॉलेजों, विश्वविद्यालय और अश्वेत, हिस्पैनिक और जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ के माइनॉरिटी छात्रों के लिए प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया था। किसको, अफर्मेटिव एक्शन को। ठीक है, भारत में जो रिजर्वेशन है वो भी किसका पार्ट है, अफर्मेटिव एक्शन का एक उदाहरण है। और इसके माध्यम से ऐतिहासिक रूप से जो वंचित रहे हैं लोग, समूह हैं, उनको शिक्षा, नौकरियों, सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, राजनीति में प्रतिनिधित्व उनका बढ़ाया जाना था। इसी के तहत संविधान का अनुच्छेद 15(4) और 16(4) सरकार को आरक्षण से संबंधित प्रावधान करने की अनुमति देता है। ठीक है, जैसे अमेरिका में अश्वेत हो गए, हिस्पैनिक हो गए और जो अल्पसंख्यक हो गए, जिनका ऐतिहासिक रूप से वंचित इनको रखा गया है कई चीज़ों से, तो उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन लाया गया था वहाँ पे। ठीक उसी प्रकार भारत में जो रिजर्वेशन का फॉर्मूला है वो अफर्मेटिव एक्शन का एक उदाहरण है। तो ये बताया गया है इसमें। ठीक है, और ये 15(4) और 16(4) जो है भारत में सरकार को क्या है, नौकरी में आरक्षण से संबंधित प्रावधान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरासानीवाद में बताया कि रोजगार और शिक्षा दोनों में ओबीसी, SC, ST के लिए आरक्षण की सीमा जो है 50% तय कर दी थी। ठीक है, तो इतनी चीजें इसमें ध्यान में रख सकते हैं आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रंगनाथ मिश्रा आयोग देख लेते हैं, ये किस लिए बनाया गया था। पहली चीज केवल इतना पूछता है पेपर में कि यह आयोग का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। किस, कौन कौन से, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग ये बनाया गया था। गठन क्या किस लिए, अलग अलग मुद्दों को रेखांकित करने के लिए किया गया, देश में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित। आयोग ने 2007 में रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह सिफारिश की कि अनुसूचित जाति का दर्जा पूरी तरह से धर्म से अलग कर दिया जाना चाहिए। साथ ही अनुसूचित जनजातियों की तरह ही इसको धर्म तटस्थ बनाया जाना चाहिए। इसने इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने की अनुमति भी सिफारिश की थी। तो ये पहली चीज से इतनी ध्यान रखिएगा, क्या संबंध है किसका, रंगनाथ मिश्रा आयोग का। तो इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया था राष्ट्रीय आयोग। तो ये हमारा लेक्चर आज का अभी है, एक सेकंड थोड़ा सा बचा हुआ है, आर्टिकल 355 बचा हुआ है और राइट टू वॉक बचा हुआ है, तो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 355 आपको पता होगा, इमरजेंसी के लिए आर्टिकल जो है 352 से 360 तक चलते हैं। ठीक है, तो उसी के भी 355 हमारा आता है, तो यही दे रखा है। भाग कौन सा, 18। तो पार्ट ध्यान रखिएगा, पार्ट 18 जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इमरजेंसी से संबंधित कौन सा पार्ट आता है, मतलब कौन सा भाग हमारा आपातकाल से संबंध रखता है, तो भाग 18 ध्यान रखिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, 355 का संबंध क्या है, तो 355 ये बोलता है हमारा कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि यह संघ का यह भी कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। अगर कोई सरकार, राज्य की सरकार, मान लीजिए अगर कोई राज्य की सरकार है, वो संविधान के जो उपबंध दिए गए उनके अनुसार नहीं चल रही है, तो क्या करेगा, राष्ट्रपति वहां पे इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 355 के अनुसार इतनी चीज ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना है, भाग 18 अनुच्छेद 355 किसके अंतर्गत आता है, इमरजेंसी के संबंध में ही इसका मतलब इमरजेंसी के अंतर्गत ही आता है। और इसमें भी बताया गया है, दो पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट यह है कि पहला संघ का कर्तव्य होगा और दूसरा यह भी कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य की सरकार को संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। नेक्स्ट है राइट टू वॉक, पैदल चलने का अधिकार। पंजाब देश में पहला ऐसा राज्य बन गया जो क्या, राइट टू वॉक या पैदल चलने के अधिकार को लागू कर दिया जिसने। और यह अधिकार NHAI जो है, सही सड़क स्वामित्व वाली सभी एजेंसियां जितनी भी हैं उनको सड़क पर फुटपाथ बनाने और साइकिल ट्रैक बनाने की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। तो अगर ये लोग कोई सड़क बनाते हैं, NHAI हो गई और जो भी अथॉरिटी है सड़क बनाने वाली, उनको फुटपाथ बनाना ही बनाना और साइकिल ट्रैक बनाना ही बनाना है, तभी ये राइट टू वॉक इसमें लागू करने वाला ही देश का पहला राज्य हमारा पंजाब होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा खत्म होता है। आई होप वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई कमी रहती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय।